कोई भी एक मेन प्रोडक्ट आप उठाइए, सेम चीज़ कोई मेंस के सेक्शन से उठाइए और वही चीज़ आप फीमेल सेक्शन से उठाइए, आप रेट्स में देखें जो मेंस को 10 रुपए की मिल रही है वो आपको 20-30 रुपए की चली जाती है। ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही अगर हम देखें तो देखने को मिलता है, उसके बाद जस्ट इलेक्शन गए कुछ नहीं है। एक बार जो सरकार को दिखाने के लिए जो हमारे सर्वेज होते हैं सरकार के, उसको दिखाने के लिए उनको रिफ़िल करा गया था। उसके बाद जब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे एक सिंगल सैनिटरी पैड्स नहीं था, वो सारे के सारे चोरी हो चुके थे। महिलाओं की सेफ्टी ये सिर्फ एक मुद्दा है वोट कलेक्ट करने का, जो सिर्फ जब ही याद आता है, जो भी हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको सिर्फ जब ही याद आता है जब वोटिंग आ रही होती है। उसके बाद तो ऐसे ऊल जलूल से बयान दिए जाते हैं सिर्फ महिलाओं की सेफ्टी के ऊपर, और मैंने देखा है कि वॉशरूम्स तक अवेलेबल नहीं है। एक भी भर्ती देख लो, सारे केस पेंडिंग ही चलते रहते हैं, ना तो भर्ती हो पा रही है, ना ही आप एक तरीके से मतलब हो भी गई भर्ती तो पेंडिंग पड़ी हुई है। बस सर इस बार वोट इसका नहीं है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, इस बार वोट इसका है सीट कितनी मिलेगी बीजेपी को, 400 प्लस होगा या फिर नहीं होगा। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मेरा नाम दीपेंद्र है और मैं इस वक्त ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। मैं भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ आकर बात की जाए। हम अभी फ़िलहाल पत्रकारिता विभाग में हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ कई स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानेंगे, वोट को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर चर्चा करेंगे, और भी जो ज़रूरी मुद्दे हैं हम उनको लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम आर्यन है। तो आप ग्वालियर से ही हैं? नहीं, मैं बाहर से हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं? शिवपुरी से। शिवपुरी से। हम अभी शिवपुरी भी होकर आए हैं। तो क्या लगता है आपको, शिवपुरी आपकी गुना लोकसभा में पड़ती है? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जैसे जो चुनाव होने वाले हैं तो वो किन मुद्दों पे लड़ा जा सकता है? मेरे ख्याल से तो जो स्कीम्स है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। जैसे वो देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को देख सकते हैं अपन, कि जितने उन्हें मतलब होम्स प्रोवाइड करने रूरल एरिया में उतने वो कर नहीं रही है अभी। अच्छा, अभी हुए नहीं हैं। जी। तो आप वोट डालते हैं? हाँ। तो आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि आप जो वोट डालेंगे, सरकार चुनने के लिए आप क्या चीज़ सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह की सरकार होनी चाहिए? आप अपने नेता में क्या ढूंढते हैं? कि मतलब जो वादे कर रहा है उसको निभाए, और जो टाइम पे निभाए, जो उसको चीज़ प्रोवाइड करनी है रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज उसको प्रोवाइड करें। अभी तो जॉब से रिलेटेड ही है मेरा तो। जी। क्योंकि जो मैं जनरल में हूँ तो मेरे को दिख रहा है कि मेरा ज़्यादा जॉब्स में कुछ होगा नहीं आगे जाके गवर्नमेंट जॉब्स में। अच्छा, कैटेगरी को लेकर? कैटेगरीज को लेकर। आपका नाम? सर मिथिलेश उदैनिया, मैं यूपी से उरई से हूँ, जिला अच्छा, जामा। आप उरई से हैं? जी, हमारे संपादक जी भी उरई से हैं वैसे। जी। तो बताइए फिर, यहाँ पे मतलब क्या फैमिली रहती है या किसके साथ? नहीं, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे अभी। पढ़ने के लिए आए हैं? जी। वैसे तो बीजेपी ही जीतने वाली है। ये आपका दावा है? जी। बस सर इस बार वोट इसका नहीं है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, इस बार वोट इसका है मतलब चुनाव और रिजल्ट ये होगा कि सीट कितनी मिलेगी बीजेपी को, 400 प्लस होगा या फिर नहीं होगा। जी। अपने पुराने वादे जो हैं उसने उस पर खड़े उतरी है बीजेपी, कुछ पुराने वादों पे अपने। अच्छा, आपको लगता है सही कह रहे हैं? शायद देखा जाएगा वो तो। अच्छा, चलिए आगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम राइन कुमार गौड़ है। जी। आप कहाँ से हैं? मैं मुरैना से। अच्छा, आप मुरैना से। मुरैना हम कल वैसे जाने वाले हैं। जैसे कि आज मुरैना में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए हुए हैं, लेकिन ऐसा अभी जो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि एक देश के प्रधानमंत्री के आने पर कोई भीड़ भाड़ भी नहीं रही है, कुर्सियां खाली पड़ी रही हैं, इस प्रकार का ऐसा वीडियो चल रहा है। तो इससे क्या लगता है, क्या माने हम कि जनता किस प्रकार से इन बातों से उलझ गई है, या ये बातों से वो एकदम त्रस्त हो गई है कि आते हैं नेताएं वादे कर जाते हैं लेकिन कुछ ऐसा मिलता नहीं है, कुछ ऐसा होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता का मन मिटाव टाइप में है। पहले भी विधानसभा में भी ऐसा कांग्रेस की लहर हुई, लेकिन आखिर पता नहीं क्या हुआ। रिजल्ट अगर परिणाम हुआ तो भाजपा का ही रिजल्ट 100% ही आया। और अब भी अगर देखा जाए, मुरैना की भी बात की जाए तो कांग्रेस का दबदबा चल रहा है। अब देखते हैं कि भाजपा क्या। वहाँ तो नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने समर्थित उम्मीदवार को उतारा है।
क्या है कि ये पुरानी ऐतिहासिक राजनीति है और उन्होंने अपना वादा निभाया है शिवमंगल जी को टिकट देकर, जो उनका रहा है। क्योंकि शिवमंगल जी पूर्व काल में बहुत समय सहकारिता के अध्यक्ष वगैरह भी रहे हैं और राजनीति तो शायद 2003 के बाद बंद कर दी थी मेरी नज़र में, पर एकदम से अचानक से उनका टिकट हुआ है। तो ऐसा विरोध सा भी लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन भाजपा का संगठन इतना अच्छा है कि टिकट किसी को मिल जाए तो साथ सभी देते हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसा है कि किसी को टिकट मिल जाए तो उनकी साथी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जी, तो हमारे साथ कुछ लड़कियां भी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वृंदा है। जी, तो महिलाओं को लेके कई वादे करती है सरकार, यानी कि जो उम्मीदवार होते हैं वो भी उनकी फहरिस्त में एक अलग लिस्ट रहती है कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, बाकी हर जगह पे। उसमें आपको रिजर्वेशन की ज़रूरत एक टाइम के बाद नहीं भी पड़नी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विमेन आगे आ रही हैं, एम्पावर हो रही हैं, पर जो बैक एरियाज़ हैं तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उन रिजर्वेशंस की। ऑल्सो जो सेफ्टी के मुद्दे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर जगह विमेन सेफ्टी के लिए, तो वहाँ पे इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो विमेंस के लिए तो बस इतना है, सेफ्टी, सिक्योरिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, और लास्ट में सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी एक मेन प्रोडक्ट आप उठाइए, सेम चीज़ कोई मेंस के सेक्शन से उठाइए और वही चीज़ आप फीमेल सेक्शन से उठाइए, आप रेट्स में देखें जो मेंस को 10 रुपये की मिल रही है वो आपको 20-30 रुपये की चली जाती, क्योंकि कई सारे लेडीज़ ऐसे हैं जो वर्किंग भी नहीं है, जो एम्पावर्ड हैं, जो खुद अपना काम करें, पैसा कमा रही हैं, उनके लिए अफोर्डेबिलिटी ठीक है, पर जो बैकवर्ड एरियाज़ में जो नहीं कमा रहे, जो गरीब महिलाएँ हैं, उनको वो पिंक टैक्स देना बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही अगर हम देखें तो देखने को मिलता है, उसके बाद जैसे इलेक्शन गए कुछ नहीं है, लोगों को बिल्कुल भी वो ही नहीं रहता, ठीक है कि मतलब हो गया, उसके लिए ये एक मुद्दा उठा दिया जिससे महिलाएं थोड़ी सी जागरूक हों और वो वोट दे दें, वोट दे दिए, सब हो गया, सरकार बन गई, उनके बाद उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। फिर नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उस टाइम भी फिर वो वही चीज़ लाने की कोशिश करते हैं। तो मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब ऐसा करना बंद करें, उनको जो सही है वो बताएं और हर वक्त बताएं, ये नहीं है कि जब आपको ज़रूरत है तब बताएं। तो वेंडिंग मशीन्स जो अभी सरकार ने स्कूल्स में, जो जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें लगाने का बोला था, इंस्टीट्यूशंस में लगाने का बोला था, तो रिसेंटली लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे एक केस हुआ था, पद्मा विद्यालय विच इज़ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ऑल गर्ल्स इंस्टीट्यूट फॉर स्कूलिंग। तो इसमें ये हमने देखा था वहाँ पे कि सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स जो हैं वहाँ पे इंस्टॉल्ड, उसमें एक बार जो सरकार को दिखाने के लिए, जो हमारे सर्वेज होते हैं सरकार के, उसको दिखाने के लिए उनको रिफ़िल करा गया था। उसके बाद जब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे एक सिंगल सैनिटरी पैड्स नहीं था, वो सारे के सारे चोरी हो चुके थे। इलेक्शन के टाइम पे ही देखने को मिलता है, जब कोई सर्वे होता है तो लोग आते हैं दिखाने के लिए कि सब कुछ अवेलेबल है, और फिर वो लोग गए, सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है कि कुछ भी नहीं है। ऐसे फिर बच्चे आते हैं, देखते हैं, या जो भी गांव के लोग या फिर जो भी इंस्टीट्यूट में हैं, तो उनको कोई फैसिलिटी ही नहीं मिलती, वो सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए होता है। एक सेफ्टी को लेके भी बहुत बड़ा इशू चलता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सर जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है वो अपने घोषणा पत्र में सेफ्टी को एक बड़ा मुद्दा बनाकर बताती है, तो इसको लेके क्या लगता है कि अब तक ऐसा हो पाया है? महिलाओं की सेफ्टी ये सिर्फ एक मुद्दा है वोट कलेक्ट करने का, जो सिर्फ जब ही याद आता है, जो भी हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको सिर्फ जब ही याद आता है जब वोटिंग आ रही होती है। उसके बाद तो ऐसे ऊल झलूल से बयान दिए जाते हैं सिर्फ महिलाओं की सेफ्टी के ऊपर, और मैंने देखा है कि वॉशरूम्स तक अवेलेबल नहीं है महिलाओं के लिए। वॉशरूम्स हैं भी थोड़े बहुत, जैसे पिंक वॉशरूम वो हुए थे अभी, तो फिर वो वॉशरूम्स क्लीन नहीं होते, बहुत ज़्यादा डर्टी, मतलब यूज़ करने लायक ही नहीं होते। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे वॉशरूम्स अगर बनाए गए हैं तो फिर उनकी उसमें सुरक्षा तो रखी जाए उसके साथ, और उसमें साफ़ सफाई और सैनिटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाए। वेंडिंग मशीन, अगर आप इसकी बात करते हो तो वेंडिंग मशीन अगर आप कह रहे हो कि लगाई जा रही हैं तो उसको अच्छे से उस पर बार बार काम होना चाहिए। ऐसा कोई
एक कमेटी बनानी चाहिए जो उसको बार बार देखे कि वो काम कर रहा है या नहीं है। सिर्फ एक मुद्दा नहीं होना चाहिए कि वोटिंग के टाइम पे आप आ गए और एक मुद्दे के लिए खड़ा कर दिया कि महिलाओं की सुरक्षा और एक बड़ा मुद्दा क्रिएट कर दिया और उस पर इम्प्लीमेंट तो करते ही नहीं हो आप उस पर इम्प्लीमेंट करो, उस पर काम करो कि हाँ हम ये कर रहे हैं। सिर्फ दिखावा नहीं बना देना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा एक दिखावा बना दिया है कि हम महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हो आप, वो तो हमें दिखता ही नहीं है। जी, तो एक रोज़गार को लेके भी अलग बहस चलती है कि सरकारी नियुक्तियों को लेकर बात चलती है कि वैकेंसी नहीं आती। कई वैकेंसीज ऐसी हैं जो कई सालों से पेंडिंग हैं, कई वैकेंसी ऐसी हैं जिनके एक पेपर हो गए हैं, दूसरे पेपर नहीं हो रहे, कई ऐसी हैं जिनके पेपर हो चुके हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आए, और कुछ ऐसी वैकेंसीज आ जाती हैं जिनकी खबरें मिलती हैं कि पेपर भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन फिर उसमें कुछ गफलत पाई गई है और कई बार कुछ आग लगने की घटनाएं भी होती हैं। तो इसको लेके क्या लगता है आपको? यही कि भारत सरकार के पास अभी रोज़गार को लेके एक बहुत बड़ा बहस छिड़ी हुई है कि भारत के अंदर रोज़गार को लेके युवा बहुत चिंतित भी हो रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा इस पर कि सरकार को जो युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देना चाहिए। नई नई जो रोज़गार योजनाएं हैं वो बनानी चाहिए, लेकिन सरकार इसको बहुत कम कर पा रही है क्योंकि बेरोज़गारी आज देख रहे हैं बहुत चरम सीमा पर होती जा रही है भारत देश में, क्योंकि भारत देश में जो जनसंख्या है वो भी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसी को देख के भारत सरकार को एक नई नीति पे काम करना चाहिए। जो रोज़गार है उसे बहुत ज़्यादा मतलब भारत सरकार को एक रोज़गार लाने के लिए नए नए योजनाएं बनानी चाहिए, यही कहना चाहूँगा। क्योंकि हर एक को तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको एटलीस्ट एक पारदर्शिता होनी चाहिए प्रॉपर कि जिसने पढ़ाई की है उसे एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ। ऐसा नहीं कि किसी भी भर्ती में देखा जाए, हर आए दिन आप देख रहे हैं कोई भी राज्य हो, हर राज्य में जो भी एग्ज़ाम होता है या तो वो पेंडिंग है या 1 साल लग रहा है या 2 साल हो रहा है। एक सिस्टम ही नहीं है। सरकार को एक सिस्टम तय करना चाहिए कि 6 महीने के अंदर पारदर्शिता के साथ एक भर्ती होगी और नियुक्ति होगी। ये नहीं कि नियुक्तियाँ पेंडिंग पड़ी हैं, कोई कोर्ट में केस चल रहा है, कोई किसी मतलब एक पेपर लीक का केस चल रहा है। तो मैं यह भारत सरकार से यही कहना चाहूँगा, जो भी आप नियुक्ति कर रहे हैं एक पारदर्शिता के साथ 6 महीने के अंदर उसे पद पर नियुक्त करना चाहिए। बेरोज़गार को, युवा को, जो भी अब अगर सिलेक्ट होता है, ये देखने को नहीं मिलना चाहिए कि सारे एक भी केस, आप एक भी भर्ती देख लो, सारे केस पेंडिंग ही चलते रहते हैं। ना तो भर्ती हो पा रही है, ना ही आप एक तरीके से मतलब हो भी गई भर्ती तो पेंडिंग पड़ी हुई है। तो मैं यही अंत में यही कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को एक नया एक कानूनी एक लाना चाहिए सरकारी नौकरी के लिए कि जो भी भर्ती होगी एक प्रक्रिया के साथ 6 महीने के अंदर उसे, ये भी नहीं कि मतलब पेपर लीक हो, पारदर्शिता के साथ एक भर्ती पद पर एक व्यक्ति को नियुक्त होना चाहिए और 6 महीने के अंदर बिल्कुल साफ तरीके से। तो ऐसा चुनाव के समय में तो वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद तो वही हर जगह पेपर लीक, कहीं कुछ। तो मैं तो सरकार से, अब जो भी सरकार बने उससे यही विनती करता हूँ कि आप एक पारदर्शिता रखिए इसमें। तो आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप को लेके अभी कैसा माहौल है कि लोगों को सरकारी नौकरियों का रुझान छोड़कर अपना खुद का बिजनेस स्थापित करने के बारे में सोच, आप बताइए। सर, जो स्टार्टअप कल्चर है तो उसको लेके अभी जितने भी स्टिग्मास हैं वो ब्रेक हो रहे हैं कहीं ना कहीं। जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ बन चुकी थी कि कोई इंसान अपने काम नहीं कर सकता, अपना एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, अपना बिजनेस नहीं कर सकता है, तो वो कहीं ना कहीं भ्रांतियाँ टूट रही हैं। सरकार ने काफ़ी सारे जो अपने स्कीम्स हैं वो निकालने, जैसे मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, तो हेल्प कर रहा है। ऑल्सो जब से हमारे यहाँ ये शार्क टैंक इंडिया आया है तो उसने भी कहीं ना कहीं ये जो भ्रांति है स्टार्टअप करने की वो तोड़ी है, दिखा के कि हाँ देखो हमारे यहाँ कितने अच्छे इनोवेटिव बिजनेसेस खड़े हो रहे हैं। काफ़ी सारी कंपनीज बहुत जल्दी यूनिकॉर्न्स में तब्दील हो रहे हैं। यूनिकॉर्न्स मतलब अपना जो 1 मिलियन के ऊपर पहुंच जाते हैं कंपनीज का टर्नओवर वो रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के बाद भ्रांतियाँ टूटी हैं, कुछ स्कीम्स ने मदद करा है, कुछ लोगों अपने अंदर जागरूकता आई है। और जो हमारा नेप 2020 जो आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी,
उसने भी अब बच्चों को पढ़ाने में कि भाई आप पढ़िए, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़िए, बिजनेसेस के बारे में पढ़िए, आप अपने 10th क्लास के 9-10 क्लास से 8-9 क्लास से, तो वो कहीं ना कहीं जो जॉब्स बिल्ड नहीं हो पा रही हैं अपने इकनॉमी में, रेसेशन आ रहे हैं बैक टू बैक, तो उसमें कहीं ना कहीं हेल्प करें कि आप अपना खुद का बिजनेस खड़ा करिए। जी बताइए। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि एंटरप्रेन्योरशिप एक कैरिकुलम भी चलाया गया था दिल्ली के स्कूलों में 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया गया था। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में ये एक सर्कुलर आया था कि जो भी दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं 9 से लेकर 12 तक, उनको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मोटिवेट किया गया। उनको कुछ मतलब अमाउंट भी दिया गया था जिससे वो अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। तो काफ़ी ऐसे उस एक कैरिकुलम से काफ़ी सारे स्टार्टअप स्टार्ट हुए थे। तो ऐसे सिर्फ एक दिल्ली में ही नहीं, और सारी स्टेट्स में भी ऐसे ही कैरिकुलम स्टार्ट होने चाहिए जिससे लोग मोटिवेट हो। एक गवर्नमेंट जॉब ही एक जरिया ना रह जाए। एनवायरनमेंट बिल्ड करना चाहिए इस स्टार्टअप के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब सब जगह सारे एजुकेशन सिस्टम में ही एक ऐसा चीज़ आ जानी चाहिए कि लोग निर्भर ना रहें कि भाई हमें तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, अपना खुद का स्टार्टअप भी स्टार्ट करें, एक बढ़िया और एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बन सके और अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सके। जी चलिए, तो इसी के साथ इस बहस को ख़त्म करते हैं। फ़िलहाल हम ग्वालियर में हैं और आगे मध्य प्रदेश की कौन सी लोकसभा सीट पर आएँ ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।